हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है जनरल स्टडीज पार्ट नंबर 20। एक ऐसा वीडियो होता है कॉम्प्रहेंसिव जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्टैटिक पोर्शन, कंटेम्प्रेरी भी डिस्कस किया जाता है। तो एक कॉम्प्रहेंसिव मिल जाता है सीरीज जिसका नाम है पीएससी सीरीज। एमसीक्यू और वन लाइन के फॉर्मेट में सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। झारखंड का लेवल एग्जाम, जेपीसी और अदर जो एग्जाम होते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइमिंग 2 बजे है, मुझे पता है, बट लेट हो जाता है। मटेरियल सर्च करने में बहुत ज़्यादा मटेरियल आपको डाला गया है, ठीक है। एक बहुत ही बैलेंस डाइट आपके लिए है, अगर अच्छा से देखिएगा तो बहुत चीज़ जानने को मिल जाएगा। और आज तो माइक में साउंड नहीं आ रहा था, दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, तो आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा। ऐसे तो तकरीबन आधा घंटा लेट होता है, 1 घंटा, बट आज ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। शाम तक मुझे लगता है 5 बजे तक वीडियो आपको मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जेएसएससी एग्जाम स्पेशल 2022 का वीडियो। बाकी पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट रहे क्यूज के लिए। तो झारखंड का जो लोकल न्यूज़ होता है और जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, तो वो मैं डालते रहता हूँ हर एक 2 दिन का न्यूज़पेपर से, तो वहाँ पे कनेक्ट रहिएगा आप लोग, ठीक है। और कोशिश करूँगा इसको करंट अफेयर के फॉर्म में, जो वीडियो आता है करंट अफेयर का अलग अलग, उसमें भी सारा चीज़ को डिस्कस करूँगा और कम्प्रहेंसिवली। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जो भी क्वेश्चन आया हुआ है उसके बाद जिस एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, तो आप लोग देखते चलिएगा। नेम द प्लांट विच इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर एंड इज फाउंड ओनली इन इंडिया। एक ऐसा प्लांट है जो कि सिर्फ इंडिया में पाया जाता है और रक्तचाप के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। वह प्लांट कौन है? जामुन, कचनार, बबूल या फिर सर्पगंधा। इसका आंसर डी हो जाएगा, सर्पगंधा। सिर्फ और इंडिया ही पाया जाता है और इसका उपचार करने के लिए ब्लड प्रेशर को उपचार करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल होता है ह्यूमन का 120/80 होता है और ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है स्फिग्नोमेनोमीटर। सर्पगंधा का साइंटिफिक नेम भी देख लीजिए, इसका नाम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना। हो सकता है आगे आने वाले दिन में इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ दें, तो कोई भी ऐसा न्यूज में देखते हैं कोई चीज़, तो उसका साइंटिफिक नेम जरूर देख लीजिए। जेपीएससी लेवल तक आपका तैयारी हो जाएगा। जेपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए जेपीएससी हो या अदर जो स्टेट एग्जाम होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है ना कि जैसे यही क्वेश्चन है और एक और स्टेटमेंट डाल के 1 2 बना दी है, बताइए कौन करेक्ट है, 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, ओनली 1 ओनली 2, इस तरह से क्वेश्चन आपको टॉप कर देते हैं। तो छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है। आंसर इसका डी हो गया। डिस्कस कर दिया सारा पॉइंट, देख लीजिएगा। और स्फिग्नोमेनोमीटर ब्लड प्रेशर नापने का एक यंत्र होता है, डॉक्टर जो नापते हैं देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेयर इज श्राइन दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लोकेटेड। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे है? गुलबर्गा, लखनऊ, दिल्ली या फिर अजमेर। आंसर इसका डी हो जाएगा, अजमेर में देखने को मिलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह देखने को मिलेगा, लोग जाते हैं। जो जेपीएससी 2021 में 2 क्वेश्चन आया था, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन ये आया था कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वह कहाँ पे है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है वह दिल्ली में है और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह अजमेर में है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और 2.5 दिन का झोपड़ा ये आपको अजमेर में देखने को मिलेगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पर पहले विजिट करने वाले पर्सन थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी से दिल्ली सल्तनत, तो याद होगा आपको, 1206 से लेकर 1526 तक। तो अजमेर इसको याद रखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली और अजमेर में जो है से 2.5 दिन का झोपड़ा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा, इसका भी आंसर अजमेर है। क्वेश्चन नंबर 3 इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर थाने क्रिक एरिया एज अ सेंचुरी फॉर। बोला जा रहा है कि जो महाराष्ट्र सरकार है, न्यूज थोड़ा पुराना है, कौन सा क्षेत्र को जो है से मतलब जो ठाणे क्रीक एरिया है वो किसके लिए जो है से अभयारण्य घोषित किया है? फ्लेमिंगोज, घड़ियाल्स, पेलिकन्स या फिर ट्राउट। सही आंसर इसका मराल यानी कि फ्लेमिंगोज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंगोज का मतलब होता है और रेड कलर बर्ड। 12th क्लास में तो बुक भी है फ्लेमिंगो ना। इसका देखिए साइंटिफिक नेम थोड़ा सा टेढ़ा देखने को मिलेगा, नाम है इसका फोइनोकोपेड्रस रोसिस। पढ़ लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, प्रोनाउंस मेरे हमसे भी नहीं हो रहा है, जल्दी प्रैक्टिस नहीं है ना। आंसर इसका ए हो गया, मराल। और बाकी याद रखिएगा, ठाणे प्लेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मुंबई से ठाणे के बीच में ट्रेन पहला चला था इंडिया में, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी काल में 1853 में, याद होगा। डक्कन क्वीन इसका नाम था, 34 किलोमीटर लेन था। अब क्या चाहिए, देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई है। और भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। वेयर इज द सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का सेकंड कैपिटल क्या है? झारखंड का सेकंड कैपिटल पता है ना? झारखंड का सेकंड कैपिटल है दुमका और 2 और राजधानी बनने वाला है और इस तरह से झारखंड में 4 राजधानी हो जाएगा और ऐसा करने वाला झारखंड पहला राज्य होगा। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड कैपिटल महाराष्ट्र का नागपुर। नागपुर को आप लोग किस सिटी के नाम से जानते हैं? ऑरेंज सिटी या पिंक सिटी? नागपुर को ऑरेंज सिटी के नाम से जाना जाता है ना। नागपुर में नीरी भी है, नीरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ देते हैं। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगेन नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे में देखने को मिलेगा। नेशनल
केमिकल लेबोरेटरी और एड्स अनुसंधान संस्थान, यानी कि आपको देखने को मिलेगा जो अनुसंधान संस्थान भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। कोल्हापुरी चप्पल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नासिक महाराष्ट्र में एक प्लेस है, यहाँ पे कुंभ का मेला लगता है, उसका नाम है सिंहस्थ कुंभ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोदावरी रिवर के तट पर। ठीक है, चलिए आंसर इसका ए हो गया नागपुर। बाकी सारी चीज़ें हो चुका है। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज। बोला जा रहा है कौन से इसमें लैंग्वेज जो कि द्रविडियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेज में शामिल नहीं है, तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कोंकणी। सही आंसर का कोंकणी हो जाए। कोंकणी जो है ना, से द्रविडियन फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, यह एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। जो कोंकणी है इंडो आर्यन लैंग्वेज है। आज मैं सोचा हूँ कि जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जिस्ट दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा ना। लास्ट 8 याद रख लीजिएगा और शुरू में तो 14 थे ही। ठीक है, आज डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ संविधान संशोधन ही बताऊंगा, तो थोड़ा स्लाइड जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर शेड्यूल लैंग्वेज के बारे में बात किया जाए तो शेड्यूल लैंग्वेज जो है 8वां शेड्यूल में मेंशन है संविधान का, और इसमें ओरिजिनली 22 है, 22 लैंग्वेज थे। और जो 22 जो लैंग्वेज हुआ, पहले 14 था, उसके बाद 8 ऐड हुआ तो 22 हुआ। यही 8 को सफर पे आपको ले चल रहे हैं। सबसे पहले 1967 के बारे में बात करते हैं। उस समय हुआ 21वां संविधान संशोधन, और 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया। ओके, उसके बाद हुआ 1992 में हुआ 71वां संविधान संशोधन, इसको ध्यान दीजिएगा, 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके बाद उसमें 3 लैंग्वेज को डाला गया था, जिसमें अभी एक डिस्कस किया था ना, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, 3 लैंग्वेज को उस समय डाला गया 1992 में। 71वां संविधान संशोधन हुआ था। यह जो मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली ये सब है, यहाँ तक देखिएगा नेपाली लैंग्वेज को हम लोग शेड्यूल लैंग्वेज में डालकर रखे हैं 22 भाषा में, बट इंग्लिश को कहीं पे दर्जा देकर नहीं रखे हैं। जो यहाँ से 4 लैंग्वेज तो हो गया। उसके बाद जो है 1992 में नहीं, यह 2003 में ना, 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ। उसमें 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, जिसका नाम है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये 4 लैंग्वेज किस रीजन में बोला जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। बोडो तो आपको पूछ चुके हैं कि कहाँ बोला जाता है, या एक्साइज या फिर हो सकता है कि एलडीसी में पूछ चुके हैं क्वेश्चन ना, इसको देख लीजिएगा। बोडो लैंग्वेज बोला जाता है आपको आसाम में, यहाँ पे डी फॉर डोगरी है जम्मू कश्मीर में, उसका संथाली झारखंड में है, मैथिली बिहार में, मैथिली अरवल रीजन बिहार में। ठीक है, इसको देख लीजिए। तो यही सारा सफर था। तो यहाँ से देख लीजिएगा, सिंधी हो गया, और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 1 4 हो गया, और लास्ट में 4 हो गया। ठीक है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो 14 + 8 22 हो गया ना। यही सारा था संविधान संशोधन के साथ बता दिया आपको। 92वां संविधान संशोधन था 2003 में हुआ था ना, इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतना सारा डेटा याद रखना पड़ता है तो। और होता क्या है कि सुबह से लगातार लगा हुआ हूँ, लगातार मतलब लगातार। ठीक है, और ज़्यादा बोल जाओगे तो शौक हो जाइएगा। अनजल भी अभी नहीं लिया हूँ फिलहाल, अभी जल्दी जल्दी लेना था, बट वीडियो ही डिस्टर्ब हो गया, तब इसको करके ही आगे जाता हूँ अभी। तो डी इसका आंसर हो गया कोंकणी। व्हेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हेल्ड। बोला जा रहा है कि पहला जो था अर्थ समिट कब हुआ था। जेएसएससी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन 2015 का है। क्योटो, रियो डी जेनेरियो, न्यू दिल्ली या फिर न्यूयॉर्क। सही आंसर इसका हो जाएगा रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में पहला अर्थ समिट हुआ था। अब हुआ कब था, 1992 में हुआ था। एक तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछते हैं कि रियो +20 क्या है या कब हुआ। तो रियो +20 अगर डेट याद होगा तो 1992 में अगर 28 किया जाए तो क्या आ जाएगा, 2012। तो रियो 22 जो है, यह जो है घोषणा पत्र है जो कि रियो डी जेनेरियो के बारे में बात करता है। ठीक है, और समिट हुआ था पहला बार। तो पहला बार कुछ होता है तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। ब्राजील का कैपिटल है, पूछ देंगे कहाँ पे है, तो ब्राजील। ठीक है, वहीं पे जहाँ पे झूम किसी को रोका के नाम से जाना जाता है। आंसर हो गया क्योटो, एक जापान में जगह है, इसको देख लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल याद होगा, और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। मॉन्ट्रियल एक कनाडा में जगह है ना, कनाडा। क्योटो है ओजोन से, ओजोन रिलेटेड अभी तो डे भी मनाया है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन दिवस। थीम क्या था बताइए जरा। और मॉन्ट्रियल कनाडा में है, यह जो है ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नंबर 7 इज व्हिच ऑफ द फ्लोइंग लॉज प्रोहिबिट्स वर्कर्स फ्रॉम लिविंग द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इनमें से किस नियम के अंतर्गत कामगारों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ना निषिद्ध था। कौन सा है, क्रिप्स मिशन 1942 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, या फिर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है 1859 का, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1858 का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऐसा एक प्रोविजन कर दिया था जिसमें चाय बागान के जो लोग थे कहीं जा ही नहीं सकते थे बिना परमिशन। इस तरह का बंधुआ मजदूर उन लोग को बना दिया गया, समझ गए। इस तरह से जो क्रिप्स मिशन भारत में आया था वह चर्चा करने आया था कि भारत भाई हमको सहयोग दे दो, वर्ल्ड वार हम लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, यूके। चलिए
बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसमें हमारा संविधान में बहुत सारा प्रोविजन जो लिया गया है उसका लायन शेयर पार्ट जो है से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। 1858 का जो एक्ट था उसमें पता होगा गवर्नर जनरल के जो पोस्ट था उसको हटा दिया गया था और वायसराय का पोस्ट आया था और लॉर्ड कॉर्निंग पहले वायसराय बने थे इंडिया के। दूसरा प्रोविजन ये था कि पहले यहाँ पे कंपनी रूल किया करती थी, अब जो है से वहाँ पे सीधे सीधे जो है से ब्रिटेन का सरकार वहाँ पे रूल करती थी ना, करती है इसके बाद। ये सारा कुछ प्रोविजन था, समझ लीजिएगा। टी का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वह आसाम में होता है ना। वैसे दार्जिलिंग टी जो है सबसे पहला जो जीआई टैग प्राप्त करने वाला एक बोल सकते हैं वस्तु है ना, 2004 में इसको मिला था जीआई टैग। दार्जिलिंग टी है और दार्जिलिंग टी वेस्ट बंगाल का है, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल का है। ऐसे ऐसे चल जाता है उधर में, लगता है कि आसाम में, लेकिन आसाम नहीं होता, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट। नेम द प्लैनेट दैट इज अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। पता है ना 150 मिलियन किलोमीटर, लगभग बोलते हैं 150 करोड़ किलोमीटर, 150 करोड़ किलोमीटर बोला जाता है कि जो है कौन वह है, CRV, तो वह है आपका अर्थ। तो अर्थ जो बोला जाता है 150 करोड़ किलोमीटर। युग सहस्त्र योजन पर भानु, ठीक है, जो रामचरितमानस अवधि में है तुलसीदास के द्वारा, वो बहुत पहले जो है लिख दिया गया था युग सहस्त्र योजन पर भानु। तो इसका जब मीनिंग निकाला जाता है तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर आ जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, 15 करोड़ किलोमीटर इसका होता है। तो यही 150 मिलियन किलोमीटर आ जाता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 1 करोड़ पर कितना जीरो होता है, 7 जीरो होता है। चलिए आंसर इसका सी हो गया। आइए शेयर कराते हैं आपका सोलर सिस्टम का। यह मुखिया जी है यहाँ पे सन, उसके बाद 8 के 8 प्लैनेट है। प्लूटो को आप लोग 2006 में हटा दिए थे, 1930 में उसको खोजा गया था। उसका जो फर्स्ट 4 प्लैनेट है मरकरी है, विनस है, अर्थ है और मार्स है, इसको आप लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जानते हैं। और जो लास्ट 4 है उसको जोबिन प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, यहाँ से होगा जोबिन प्लैनेट। जोबिन का अर्थ होता है गैस लाइक प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है और जैसा सिस्टम, यानी कि उस पर लैंड है पार्टिकुलर, आप लोग उस पर रह सकते हैं। ये जो है जोबिन मतलब गैस लाइक प्लैनेट है। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 जो बोल सकते हैं जो प्लैनेट है उसका सबसे बड़ा ग्रह है वह है आपका जुपिटर, ठीक है, देखिएगा। सैटर्न दूसरा सबसे ज्यादा है बड़ा। अर्थ जो है इस पर ही जोन पाया जाता है, ब्लू प्लैनेट है। विनस को देखिएगा सबसे हॉट प्लैनेट है, यानी कि हॉटेस्ट प्लैनेट है। मरकरी सबसे निकट ग्रह है। बाकी मार्स को 2 गो क्या है इसका सैटेलाइट है, फोबोस और डिवोस। मरकरी और विनस का एक भी सैटेलाइट नहीं है। अर्थ का भी एक ही है, सबसे ज्यादा जुपिटर का सैटेलाइट देखने को मिलेगा, ठीक है, सॉरी सैटर्न का सैटेलाइट सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल्स डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बोला जाएगा कि कौन सा आर्टिकल है इंडिया को एक राज्यों का संघ घोषित करता है। अनुच्छेद आर्टिकल 1, 9, 23 या फिर 360। सही आंसर होगा इसका आर्टिकल 1। अब थोड़ा सा जितना भी फंडामेंटल राइट या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज है आर्टिकल 1 से लेकर जो 51, 52 तक 62 तक आपको डिस्कस करता हूँ शॉर्ट में, देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, बहुत ही स्लाइड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ जो अगर पार्ट 1 में बात करें संविधान के पार्ट 1, टोटल कितने पार्ट है याद है, भूल गए। पार्ट 1 में अगर देखें तो देखिए पार्ट 1 में आपको स्टेट है, यूनियन और टेरिटरी के बारे में मेंशन है, यूनियन और टेरिटरी आर्टिकल 1 से 4 तक मेंशन है यहाँ पे। उसके बाद जो पार्ट 2 आपको देखने को मिलेगा वह पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप मेंशन है और यह मिलेगा 5 से लेकर 11 तक, इसमें सिटीजनशिप मेंशन है। जो पार्ट 3 है उसमें फंडामेंटल राइट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट है। और ये बोला जाता है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 4, उसके 4 में आपको DPSP मेंशन है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आयरलैंड से लिया गया है, और फंडामेंटल राइट USA से लिया गया है। ये जो देखिएगा ये जो आयरलैंड है यहाँ से हो गया पार्ट 4। ये जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है मेंशन DPSP। उसके बाद आर्टिकल जो 4A आता है, 4A, इसमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज, स्वर्ण सिंह कमेटी याद होगा, तो फंडामेंटल ड्यूटी इसी से रिलेटेड है, इसको देख लीजिएगा। इसको 51(1) में रखा गया है ना, 51A में, ये मतलब बड़ा लेटर लग जाता है, समझिए कि वहाँ पे संशोधन किया गया है, ठीक है। चलिए तो ये सारा चीज़ हो गया, इसको देख लीजिएगा, तो सारा चीज़ हो गया है यहाँ तक। और बाकी पार्ट 5 में आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन थे, याद बताया था ना, आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक। अभी इम्पीचमेंट प्रोसेस बताया था आपको 61 में है, और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट आर्टिकल 52 की तरफ किया जाता है, तहत किया जाता है। आर्टिकल 360 जो है ये जो है बात करता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। आर्टिकल 20 में यह मेंशन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि आप लोग साउथ अफ्रीका से लेकर आए हैं, ठीक है, संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका, S4S करेक्ट कर लीजिएगा। और बाकी इमरजेंसी का जो प्रोसेस है वह आप लोग लिए हैं जर्मनी से, जर्मनी के लास्ट में वाई होता है, इमरजेंसी के लास्ट में वाई होता है, कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, भूलना नहीं है।
द गवर्नर ऑफ ए स्टेट रिपोर्ट्स टू द, गवर्नर जो होता है किसी स्टेट में, स्पेलिंग देख लीजिएगा बहुत लोग गलत लिखते हैं, किसको रिपोर्ट करते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सारा का सारा ऑप्शन इरिलेवेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यह रिपोर्ट करते हैं। कोई भी रिपोर्ट होता है, ये जो होते हैं ये जो स्टेट होता है ना, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है डायरेक्ट बात नहीं करते हैं जाकर कैबिनेट से, या कैबिनेट के एवज में बात करते हैं गवर्नर, समझ गए? तो ये सारा होता है। तो गवर्नर जो होता है कोई चीज़ को रिपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो पता होना चाहिए सब चीज़। गवर्नर को किस आर्टिकल के तहत अपॉइंट किया जाता है बता सकते हैं? अभी झारखंड के 10वें गवर्नर हैं रमेश बैस। रमेश बैस झारखंड के गवर्नर, यहाँ रहने से पहले त्रिपुरा के गवर्नर थे, या छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए कुछ, क्योंकि बने हैं आगे आगामी एग्जाम में देखिएगा पूछा जाएगा ही पूछा जाएगा। बाकी द्रौपदी मुर्मू 9वीं थी जो कि राज्यपाल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है 15वीं। 14वां अभी वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, नाम बताइए तो उनका, कुछ धांगर है, देखते हैं किसको याद है। आंसर हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ माउंटेन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, इंडिया और नेपाल के बीच माउंटेन कौन है? मकालू, मोना सालू, उसके बाद है धौलागिरी या फिर कंचनजंगा। आंसर इसका डी होगा। जो कंचनजंगा है वह भारत और नेपाल के बीच पाया जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में देखने को मिलेगा, वहीं पे जहाँ पे नाथुला पास है। ये बोला जा रहा है कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, एक पार्क भी है। ये जो नेशनल पार्क है कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो भारत का पहला मिक्स साइट है ना, इसको देख लीजिएगा, पहला मिक्स साइट आता है कंचनजंगा नेशनल पार्क। बाकी सिक्किम भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। यहाँ का ना लोगों को देखिएगा रहन सहन बहुत ही अच्छा, पूरा नेचुरल तरीके से जीता है इन लोग, तो मजा आ जाएगा घूमने जाइएगा तो। चलिए हाइट भी लेते चलिए, इसको 85-86 मीटर ले लीजिएगा, किलोमीटर नहीं ना, 85-86 किलोमीटर होता है, इसको याद रखिएगा। 8850 मीटर लेंथ है आपका किसका? एवरेस्ट का, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। इसको देख लीजिए, कंचनजंगा है, नेशनल पार्क भी है, सिक्किम में पूछने तो छोड़ के मत आइएगा, ठीक है। भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, लोकेशन इसका सिक्किम में पड़ गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेक्शन डैश ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 का जो कौन सा जो क्लाउज नंबर है या कौन सा सेक्शन है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो है रिकॉग्नाइज किया गया था? 6(2), फिर उसके बाद 10(1), 12(2) या फिर 8(1). देखिए जो उसका सेक्शन 8(1) है वह बात करता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में ना, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सारा चीज़ आपसे पूछेंगे नहीं, ठीक है, क्वेश्चन, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखिए एक मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं कि एक असेंबली था जो कि बाद में संविधान जो है हमारा निर्माण किया, पता है ना। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो था मतलब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसीलिए जो है आपको कुछ सेक्शन पूछते हैं, सब नहीं पूछेंगे बट जो इंपॉर्टेंट है वो पूछा जा सकता है। इसी से तो पता है कि यूपीएससी के बाद जो है इंडिया में दूसरा सबसे ज़्यादा टॉप एग्जाम है, तो समझ सकते हैं कि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हो सकता है जीपीएससी या आने वाले स्टेट के एग्जाम में भी पूछे जाएँ। तो ये क्वेश्चन पूछा चुका है, जल्दी का ही है, एसएससी सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है ना, तो ज़्यादा पुराना नहीं है। एग्जाम देखिए 2022 में हुआ था, था 21 का, लेकिन 22 में यह एग्जाम हुआ था। तो समझ लीजिएगा ही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। इसको जो संविधान सभा था उसका बैठक 2 बार हुआ था, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर और 11 दिसंबर को, पहली बैठक 9 और दूसरा 11 दिसंबर 1946 को ना, देख लीजिएगा। पहले में थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो जो परमानेंट अध्यक्ष नहीं थे। बाद में जो है राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया था, सारा पता होगा। B.R. अम्बेडकर को तो याद रखिएगा, ये जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ठीक है। चलिए महाराष्ट्र सही मध्य प्रदेश के महू से ये बिलोंग करते हैं ना, महू से बिलोंग करते हैं यह मध्य प्रदेश। 8(1) इसका आंसर हो गया, ध्यान से देख लीजिएगा। व्हेन वाज पोक्सो एक्ट इम्प्लीमेंटेड इंडिया, जो पोक्सो एक्ट है अधिनियम भारत में कब लागू किया? 2010, 12, 2006 या फिर 2008? आंसर इसका भी हो जाएगा 14 नवंबर 2012 को इस एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था। ये चाइल्ड राइट के बारे में बात करता है, अभी मैं बता देता हूँ आपको। अब 14 नवंबर को क्यों मनाया गया तो पता होगा, 14 नवंबर को हम लोग चिल्ड्रंस डे भी मनाते हैं, साथ में डायबिटीज डे भी मनाते हैं, डायबिटीज मधुमेह ना, चिनिया रोग। पोक्सो एक्ट का फुल फॉर्म देखिएगा, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस होता है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस। इसी को जो हम लोग चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं कि इसको इन लोग को जो है सेक्सुअल ऑफेंस से बताना, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं बेचारे, इनको कोई और प्राइवेट पार्ट को टच करता है या भी कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो इन लोगों को पता नहीं चलता है, बस रोते रहते हैं। तो इन लोग को हमको कैसे लेकर चलना है, इसलिए पोस्को एक्ट है। और एक चाइल्ड लाइन भी है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो 109 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ललिता, माई मदर्स नेम, ललिता इज अ फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक फ्रॉम। बोला जा रहा है कि ललिता जो है एक लोक संगीत का रूप है, कहाँ का? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? आंसर इसका महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र में ललिता जो है एक फोक म्यूजिक देखने को मिलेगा।
महाराष्ट्र से लौनी भी ऐसा आपको देखने को मिलता है, आपको एक फोक डांस ना, उसको ध्यान रखिएगा। ये कुछ ऐसे परफॉर्म किया जाता है म्यूजिक पर, इसको देख लीजिएगा। ललिता महाराष्ट्र का है, लौनी महाराष्ट्र का, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, चलिए। महाराष्ट्र कैपिटल मुंबई हो गया, ओके, जिसको आप लोग सपनों की नगरी बोलते हैं। मुंबई में काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना, इसका नाम है JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ओके। और यह भारत का सबसे बड़ा है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है बताइए जरा। इसको नोहा सोहा के नाम से जाना जाता है ना, इसको ध्यान रखिएगा, पोर्ट है सबसे बड़ा। मुंबई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है कॉमनली। वेयर इज द हुंड्रू फॉल लाइज अलॉन्ग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ मिस्टेक है ना, यहाँ पे ये सब नहीं होना चाहिए। हुंड्रू फॉल लाइज अलोंग द कोर्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, से सही होगा, पीटी में सही कर दूंगा। तो हुंड्रू जलप्रपात निम्न से किस नदी किनारे स्थित है। अब देखिए झारखंड एग्जाम नहीं है, ये SSC CGL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सोच सकते हैं कोई पार्टिकुलर जो स्टेट होता है उसका एक जलप्रपात का नाम पूछ दिए, तो आने वाले दिन में भी आपको अलग अलग चीज़ पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है। एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये जो क्वेश्चन है UPSC लेवल का है, इस तरह से मत पढ़ाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन पता रहेगा तभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। UPSC करती क्या है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को जोड़कर बड़ा बना देती है। यही क्वेश्चन हो गया, इसको 3 स्टेटमेंट डाल देगा और बोलेगा ये बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली, या फिर नाइदर 1 नॉट 2, इस तरह से ऑप्शन डाल देंगे, बन गया UPSC क्वेश्चन। बाकी नॉर्मल है तो ऐसा ही नॉर्मल एग्जाम पूछे जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ को लेकर चलिए, JPSC देना है ना आगे, कि बस छोड़ देना है इतना ही पर, तो देना है तो थोड़ा सा डिटेल में बड़ा कीजिए। लंबी रेस का घोड़ा बनिए लॉन्गेविटी, तब जाकर कहीं भी समुद्र में डाल दिया जाएगा, तैर कर निकल जाइएगा। ठीक है, नहीं तो फिर पता है ना। दामोदर सोन महानदी या फिर सोनरेखा, सोनरेखा रिवर इसका सही आंसर है। ये झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कभी भी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। रांची के नगड़ी विलेज से निकलती है और 474 किलोमीटर का लंबा रास्ता तय करते हुए ये जो है बे ऑफ बंगाल में स्वतंत्र रूप से गिर जाती है, कभी किसी की सहायक नदी नहीं बनती है। अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो रांची में नगड़ी विलेज, नहीं तो पिस्का भी बोला जाता है, ये भी ऑप्शन में देखने को मिला है। दामोदर नदी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है, इसको ध्यान रखिएगा। और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन तो आपको पता होगा, इसमें कोयला क्षेत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है यह, और ये 1948 में शुरू हुआ था। आप ध्यान दीजिएगा, सोन रिवर जो है झारखंड की एकमात्र 12मासी रिवर है, अमरकंटक से निकलती है, ओके, मध्य प्रदेश से। और यह जो है गंगा रिवर की सहायक नदी है। ये झारखंड की एकमात्र 12मासी रिवर है, देख लीजिएगा। बाकी महानदी तो आपको इस पर हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा उड़ीसा में। ठीक है, अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो कि ध्यान से सुनिएगा। पहला यहीं से शुरू करता हूँ, जो सुवर्ण रेखा है यहाँ पे हुंड्रू जलप्रपात देखने को मिलेगा। एक दामोदर के साथ एक भीरा रिवर है, लोकली इसको भेड़ा रिवर के नाम से जानते हैं। वहाँ पे रजरप्पा वाटरफॉल देखने को मिलेगा रामगढ़ में ना, रजरप्पा वाटरफॉल रामगढ़ में देखने को मिलेगा। ये भीरा रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ये दामोदर की सहायक नदी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी कुछ जो झारखंड में इंपॉर्टेंट फॉल्स हैं वो मैं आज डिस्कस कर देता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले आता है दसम वाटरफॉल देता हूँ, दसम यह कांची रिवर पे है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एक गौतम धारा है, यह ऐसा रारू रिवर पे है। उसके बाद आता है बुढ़ा घाघ, घाघ मतलब जलप्रपात होता है, तो बुढ़ा घाघ है, यह है आपका बुरहा रिवर पर, यह लातेहार में है, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। झारखंड का पहला मतलब सबसे ऊंचा है और पूरा भारत का 21वां हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो इसका हाइट भी बताना बनता है ना जी, 143, आई लव यू। ठीक है, तो 143 बोलते हैं ना, तो इतना करके याद रखिएगा, तो हो गया। बाकी एक पेरवा घाघ को याद रखिएगा, यह छठा रिवर पे है। ठीक है, छठा या छठा रिवर जो बोलना है, तो इतना वाटरफॉल याद रखिएगा। जो गौतम धारा वाटरफॉल है बोला जाता है, इसमें गौतम बुद्ध स्नान किए थे, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है। गौतम धारा वाटरफॉल को एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग बताइए किस नाम से जाना जाता है। साथ डिस्कस कर दिया। सोनरेखा रिवर जो है, जो वाटरफॉल, जो सोनरेखा रिवर पे वाटरफॉल है हुंड्रू, यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। 98 मीटर इसका लेंथ है, फीट में कन्वर्ट कर लीजिएगा, लगभग 3 से मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो आई होप कि ये डिटेल में आपको समझा दिया क्वेश्चन को। अब आता है नंबर JPSC प्री का। अब मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको इस तरह से कटिंग भी डालता हूँ, तो ये भी पता होगा आपको, जब देखे होंगे तो कुछ वीडियो से मैं डालना शुरू कर दिया हूँ। तो ये सारा JPSC प्री का क्वेश्चन है, आइए अटेम्प्ट करते हैं इसको। मैं भी देखता हूँ भूला हूँ कि नहीं। JPSC प्री क्वेश्चन है, आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पर लिख दूंगा JPSC प्री। विच मुगल एम्परर प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ टोबैको, टोबैको का यूज करना कौन सा मुगल एम्परर बंद किया था, बाबर, जहांगीर, औरंगजेब या फिर मोहम्मद शाह। इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। तो जहांगीर न्याय की जंजीर भी लगाया था, तो याद रखिएगा। और ये तंबाकू पर प्रतिबंध भी लगाया था, अकबर के द्वारा तंबाकू जो है शुरू किया गया था। वैसे तो बोला जाता है तंबाकू का प्रयोग भारत में पुर्तगाली के द्वारा जो है लाया गया था। वास्तुडियो में आया था ना, याद है आपको, 1498 में कालीकट केरला में, तो वहाँ से जो है सब सिस्टम निकल गया था, बहुत सारा चीज़ ला दिए थे। अच्छा भी चीज़ लाए तो गंदा भी चीज़ लाए।
बाकी औरंगजेब जो है से याद देखिएगा, औरंगजेब और जहांगीर से 2 क्वेश्चन बनता है। और जहांगीर जो था से गुरु अर्जन देव सिंह के 5वें गुरु थे, उनको मौत के घाट उतार दिया था। और जो औरंगजेब है सिख के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, उनको मौत के घाट उतार दिया था। मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। यह जो थे से बहादुर शाह जफर फर्स्ट के बेटे थे। बाबर के बारे में पता होगा, बाबर जो थे से किसी के बेटे थे। बट यहाँ जो था से मुगल डायनेस्टी का जो नींव था इन्हीं के द्वारा रखा गया था। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, उसके बाद यह चला था। ठीक है, 1526। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं आपसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक और आने वाला है। अबुल फजल डेथ वाज कॉज्ड बाय, जो अबुल फजल का जो डेथ था वो किसके द्वारा हुआ था, कौन कारण था? प्रिंस सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, प्रिंस मुराद या फिर जो प्रिंस डैनियल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा प्रिंस सलीम। तो सलीम जो है वही कारण था अबुल फजल के डेथ का। अगर थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे हो ना, और जो प्रिंस सलीम है वो किसका नाम था? प्रिंस सलीम जो है जहांगीर को बोला जाता है, अगर पता होगा आपको तो। ठीक है, और अबुल फजल किसके दरबार में थे? अकबर, याद है, अकबर के रत्न। तो अकबर के बेटे हुए जहांगीर। तो जहांगीर को लगता था ना कि ये जो फजल भाई है ये जो है हमको राजा बनने के रास्ता में रोड़ा है, तो रोड़ा को इन लोग ने जो है जहांगीर तोड़वा दिए, समझ गए, तो रोड़ा को तोड़ा। तो प्रिंस सलीम इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था प्रिंस सलीम। सारा जेपीएससी प्री का क्वेश्चन है। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ इंडिया वाज स्टेब्लिश्ड है। तो फर्स्ट जो कॉटन मिल है इंडिया का वह कहाँ स्थापित हुआ था? आंसर कलकत्ता है, डेट है 1918, इसको याद रखिएगा। दूसरी बार जैसे बॉम्बे में स्थापना किया गया था इसको। ठीक है, अगर पूछते हैं कपास के बारे में तो देख लीजिएगा, यहाँ पे ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको रेगुर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा देखने को मिलता है यह मिट्टी आपको। ठीक है, कपास के लिए उपयुक्त होता है ब्लैक सॉइल। कपास जो है एक खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो खरीफ क्रॉप तो इस साल बर्बादी हो गया हम लोग का, झारखंड में सूखा क्षेत्र घोषित हो जाएगा। और एक चीज़ और, जो पहला सीमेंट कारखाना था 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, भारत का पहला। द पावर प्लांट ऑफ मणिकरण बेस्ड ऑन जियोथर्मल एनर्जी इज इन द स्टेट ऑफ। जियोथर्मल समझते हैं, जो गर्मी निकलता है किसके, धरती से, उसका जो है से हीट यूज किया जाता है उसको, मतलब एनर्जी बनाने के लिए, तो वहाँ पे भूतापीय ऊर्जा हो जाता है। यह जैसे हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है, नाम है मणिकरण बिजली संयंत्र। जैसे झारखंड में हजारीबाग में कौन है? सूरज कुंड। तो एक तरह क्या है, अगर उसका पानी को गर्म करके, पानी गर्म है तो अगर भाप हो रहा तो टरबाइन हम लोग यूज कर सकते हैं एनर्जी को। तो इस तरह से होता है। ठीक है, ताता पानी भी छत्तीसगढ़ झारखंड में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा, कैपिटल शिमला है इसका। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, जो इंडिया में होता है इसे किसके लिए सीट जो है रिजर्व करके रखा जाता है? पंचायती राज बॉडीज के बारे में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, या फिर कैबिनेट में, या फिर द लोकसभा में। आंसर इसका ए हो गया, पंचायती राज बॉडीज में यहाँ पे वुमेन के लिए सीट रिजर्व किया जाता है। आपको पता होगा आर्टिकल 243D जो है से बात करता है कि 33% यानी कि 1/3 जो सीट है वहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्व होगा। और अगर रिजर्व नहीं हुआ तो फिर दिक्कत होगा, तो फिर देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि 33% में कोई हाथ लगाया तो समझ जाओ कि बाहुबली के तलवार को हाथ लगा दिया। पंचायती राज का इलेक्शन, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए जो एज होना चाहिए वो 21 साल होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा का मेंबर होने के लिए आपको चाहिए 18 साल मात्र, यानी कि जितना भी वोटर्स होते हैं सारे के सारे मेंबर होते हैं ग्राम सभा के, लेकिन पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए 21 साल चाहिए होता है। लोकसभा का चुनाव लड़ना है, विधानसभा का 25 साल चाहिए, राज्यसभा का मेंबर बनना है 30 साल चाहिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आपको 35 साल चाहिए। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सीट रिजर्व होता है यहीं पे पंचायती राज बॉडीज में, बाकी जगह नहीं होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली हो, कैबिनेट हो, लोकसभा हो, सब जगह जो जीत के आया बन सकता है। ठीक है, बट होता क्या है ना कि हमारा जो पैट्रियोटिकल सोसाइटी है उसमें बहुत सारे जो महिलाएं हैं निकल कर नहीं आती है, तो जिसके चलते देखिएगा कि बहुत ही कम रहता है वीमेन का रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो कैबिनेट हो या फिर कहीं भी हो। जैसे झारखंड में बात कीजिएगा तो एकमात्र महिला कैबिनेट मिनिस्टर है जोबा मांझी, बस, बाकी यहीं नहीं, सोच सकते हैं। द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग द स्प्लिट ऑफ। बोला जा रहा है कि 1999 में नेशनल जो कांग्रेस पार्टी का स्प्लिट हुआ और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है बनकर आया, तो वह जो है किससे स्प्लिट हुआ था? शिवसेना से, कांग्रेस पार्टी से, बीजेपी से, या फिर बीएसपी? आंसर इसका कांग्रेस पार्टी होगा। कांग्रेस पार्टी में 1999 में फूट पड़ा, जिस समय कारगिल हो रहा था, उस समय यहाँ भी कारगिल चल रहा था इन लोगों पार्टी में। और जो निकल कर आए थे लीडर, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, वो थे शरद पवार। तो शरद पवार के लिए पार्टी जाना जाता है, आप लोगों को पता होगा। शिवसेना 1966 में इसको फॉर्म किया गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है। राज ठाकरे थे या बाल ठाकरे थे? बाल ठाकरे हैं, तो बाल ठाकरे के द्वारा इसको फॉर्म किया गया था, इसको देख लीजिएगा।
बाकी बीजेपी जो है से भारतीय जनसंघ के जो संस्थापक थे पता है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो उसी से रिलेटेड है, आप पता चलता होगा आपको। बीएसपी होता है बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी का पार्टी है। देख लीजिएगा सारा, यही जो भारतीय जनसंघ था ना तो संस्थापक, तो आगे चल के यही जो है से आपको देखने को मिलेगा जो है से बीजेपी बना था। ठीक है, आंसर इसका बी हो गया। कांग्रेस पार्टी से स्प्लिट हुआ और बीएसपी सॉरी एनसीपी बन गया था 1999 में। रंगराजन कमेटी ऑन डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर्स वाज अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट के द्वारा रंगराजन कमेटी को डिस इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि पूंजी विनिवेश के लिए इसको रंगराजन कमेटी का स्थापना किया गया था। और जो है कब किया गया था ये है 1991, 1993, 1999 या फिर 2004। आंसर इसका 1993 हो गया। उसी समय जिसमें भारत में NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लाया गया था, उसी समय जो है इसको फॉर्म किया गया था रंगराजन कमेटी। तो कंट करके याद रखिए, इसको याद रख सकते हैं। अभी इसके चेयरमैन NHRC के अरुण कुमार मिश्रा है ना, अरुण कुमार मिश्रा जो है NHRC के चेयरमैन है। ठीक है, मानवाधिकार आयोग होता है, स्टेट में भी मानवाधिकार आयोग होता है। तो अभी देखिए तो जाकर बताइए कि जो झारखंड राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके चेयरमैन कौन है, बताइए इसको। मानवाधिकार दिवस आप लोग 10 दिसंबर को मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यही जो है से UNHCR का गठन किया गया था। चलते हैं एट द 11th आवर, चलते चलते कुछ करंट अफेयर से आपको रूबरू करा देते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, इसीलिए दो चीज़ को लेकर न्यूज में है। एक तो है कि यह IUCN में जो है स्टेटस में वनरेबल कैटेगरी में है। कौन? वन हॉर्न राइनो, वन हॉर्न राइनो। और वन हॉर्न राइनो जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क, किसके लिए फेमस है? वन हॉर्न राइनो। कहाँ पे है? तो लोकेशन इसका आसाम में है, देख लीजिएगा। ठीक है, पूछते हैं, बहुत बार पूछा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है। IUCN का स्टेटस याद रखिएगा वनरेबल कैटेगरी में है। ठीक है, स्टेट PCS दीजिएगा तो हो सकता है कि आगामी में पूछा जाए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि इसका स्टेटस क्या है, कहाँ पाया जाता है, दूसरा स्टेटमेंट दे देंगे, और भी कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं। सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, हो गया UPSC क्वेश्चन, ऐसे ही बनता है। स्टेटस का IUCN का वनरेबल कैटेगरी में है। टू कॉम्बैट द सर्कुलेशन ऑफ पोर्नोग्राफी ऑपरेशन मेघ चक्र, देखिए CBI के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया है जिसका नाम है ऑपरेशन मेघ चक्र। तो ये जो सर्कुलेशन होता है पोर्नोग्राफी का, यानी कि जो चाइल्ड से रिलेटेड जो सेक्सुअल मतलब चीज़ें हैं वो जैसे फॉरवर्ड किया जा रहा है, कौन इसको फॉरवर्ड कर रहा है, तो उसको जैसे देख रेख करने वाला है। CBI के अभी डायरेक्टर कौन है आप लोग को बताना है। CBI को फॉर्म किया गया था 2009 में ना, इसको देख लीजिएगा। CBI को 2009 में फॉर्म किया गया था। ऑपरेशन मेघ चक्र पूछेंगे तो बोल दीजिएगा कि जो सर्कुलेशन ऑफ जो पोर्नोग्राफी होता है, कौन इसको सेंड कर रहा है, उसको कर्व करने के लिए इसको लाया गया है। CBI जब मुंबई टेरर अटैक हुआ था 2008 में, उसके बाद CBI को बनाया गया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? कोई है JPSC UPSC लेवल वाले, बताइए जरा। उसको डिफेंस एक्सपो जो है 2022 में देखने को मिलेगा, थोड़ा मिस्टेक है, 2022 में गांधीनगर देखने को मिलेगा। और गांधीनगर में 36 नेशनल गेम भी हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है यह प्लेस। और भारत का सबसे बड़ा बोले तो लिथियम आयन जो बैटरी प्लांट जो है यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, गांधीनगर में। इंडिया जो फर्स्ट अंडर सी रेल टनल बनेगा, अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जो है अंडर सी यानी कि सी के अंदर, समुद्र के अंदर रेल टनल बनेगा मुंबई में, 7 किलोमीटर लेंथ रहने वाला है। ब्रिंग अप द बॉडीज, ब्रिंग अप मतलब लालपन होता है, एक फ्रेजल वर्ब याद रख लीजिए। ब्रिंग अप द बॉडीज हिलेरी मोंटिल के द्वारा यह बुक लिखा हुआ है। यह बुकर प्राइज जीता हुआ बुक है ना, 2012 में पहली बार जीता हुआ था और भी बाद में भी जीता हुआ है। एक देख लीजिएगा, देखिए जब कोई पर्सन न्यूज में आता है तो उसका कुछ नोबेल जो होता है या फिर कोई प्राइज उसको मिला है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ऐसे बैकग्राउंड में जाके पूछ देते हैं आपसे। इल्डहाउस पॉल है, इंडियन पर्सन है। इल्डहाउस पॉल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड इन बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम इन ट्रिपल जंप। बोला जा रहा है ट्रिपल जंप एक गेम होता है कॉमनवेल्थ गेम, तो उसमें पहला गोल्ड जो जीता गया था किसमें? ट्रिपल जंप में, उनके द्वारा है। इल्डहाउस जो है इल्डहाउस पॉल के द्वारा जीता गया था। नाम थोड़ा टेढ़ा है तो इसको देख लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन बने थे ट्रिपल जंप में। गेम इनका याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देंगे आपसे। ओके, बाकी अभी बर्मिंघम यूके में अभी देखने को मिला नेशनल जो कॉमनवेल्थ गेम है वहाँ पे। और अगला है से आपको विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा कॉमनवेल्थ गेम। कॉमनवेल्थ गेम 4 साल के अंतराल के पश्चात होता है, इसको देख लीजिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ नेशन में टोटल अभी 56 कंट्रीज है ना, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है अंत्योदय दिवस। अंत्योदय दिवस कुछ देख लीजिए इंपॉर्टेंट डेट्स। 24 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ये जो है से दीनदयाल जो उपाध्याय हैं उनका जो है से बर्थडे है ना, इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे कुछ। अंत्योदय दिवस 24 सितंबर को नहीं मनाया जाता है, अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। इसको PDF में सही कर दूंगा ना।
अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है, या दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे है। 2014 में ऐसा हुआ था कि हमको मनाना है 25 सितंबर को, बट ये 2015 से मनाया जा रहा है। वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। आपको पता होगा कि इन्वायरमेंट का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है, आपका भी हेल्थ जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरूरी है कि इन्वायरमेंट का हेल्थ सही रहे, तभी जाकर आपका हेल्थ सही रहेगा। 26 सितंबर को जैसे मनाया जाता है, कल 27 सितंबर है, कल तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, रांची विजिट कर रहा हूँ। तो 27 सितंबर को उसके नेक्स्ट डे आऊँगा। यह हो सकता है कि अगर मैं डाल पाऊँ तो कल लेक्चर आएगा, ऐसा नहीं कि लेक्चर बंद रहेगा, और देखता हूँ कितना लेक्चर मैं ला पाता हूँ। तो अभी वही हाल होगा, प्रीमियर चलेगा आपका। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो कल इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक था, पीडीएफ इसको सही कर दिया जाएगा। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। बाकी हेल्थ जो है आपका स्टेट का सब्जेक्ट है ना, हेल्थ जो है स्टेट का सब्जेक्ट है। दैट इज फॉर दिस क्लास। 2 बार रिकॉर्ड करना, तो पढ़ा तो काफ़ी दिक्कत हो गया। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप लोग ना देखने का आदत थोड़ा सा डालिए। लेक्चर में कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट लाया जाए, ओके, ताकि नॉर्मल जब फर्स्ट टाइम विजिट करें उनको तो हवा भी न लगे, ठीक है। तो लेक्चर को मैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल मैं देने की कोशिश करूँगा आपको, ओके। और सुनने से, जब ऑडियो विजुअल आप कोई चीज़ सुनते हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाकी फीडबैक आपका जरूर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अदरवाइज कैसे चलेंगे, तो हमको भी चलना जरूरी है। आपका फ़ोन चलेगा बिना बैटरी के? रोज़ आप लोग इसको 3 बार चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी नहीं चल पा रहा है बिना बैटरी का। बताइए मुझे, एक लाइक और शेयर भी आप नहीं करते हैं, तो बताइए मैं कैसे चलूँगा। चीज़ ठीक है तो भाई कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर बुरा चीज़ है तो या तो करना है तो हाँ डिसलाइक को कर दीजिए, और नहीं तो बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।